पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जोरियन एक नए साल की शुरुआत करता है। भीड़ से उसकी परेशानी, सियोरिया का दबाव और वो पहला एहसास कि ये साल पहले जैसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर चैप्टर 1 और 2 सिर्फ फाउंडेशन थे, तो चैप्टर 3 वो जगह है जहां कहानी धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे वार्डिंग जैसी जटिल क्लासेस, जोरियन की फ्रस्ट्रेशन, जैक का अचानक असामान्य ब्रिलियंस और एकेडमी के भीतर कुछ ऐसा जो नॉर्मल इम्प्रूवमेंट से कहीं आगे लगता है। यही वो चैप्टर है जहां रीडर के मन में पहली बार एक सवाल उठता है, क्या ये सब सच में नॉर्मल है? तो चलिए शुरू करते हैं। मदर ऑफ लर्निंग चैप्टर 3 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी पार्ट 2। यदि किसी ने फर्स्ट वीक के अंत में जोरियन से पूछा होता कि उसे किन क्लासेस में सबसे अधिक परेशानी होने वाली है, तो उसने स्पेल फॉर्मूलाज और एडवांस्ड मैथमेटिक्स उत्तर दिया होता, शायद कॉम्बैट मैजिक भी। 2 सप्ताह बाद वो विश्वास के साथ कह सकता था कि उत्तर वार्डिंग था। वार्डिंग जादू के साथ चीजों की रक्षा करने की कला एक आश्चर्यजनक रूप से जटिल क्षेत्र था। आपको इस बात का ध्यान रखना होता था कि जिस चीज की आप रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं वो किस चीज से बनी है, उसके आयाम और ज्यामिति क्या थी, वार्ड पहले से मौजूद जादू के साथ कैसे प्रतिक्रिया करने वाला है, या आप बस अपने लक्ष्य पर एक सामान्य प्रयोजन का वार्डिंग इन्वोकेशन थप्पड़ मार सकते थे और सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकते थे। लेकिन प्रोफेसर आपको उस उत्तर के लिए फेल कर देंगे, इसलिए क्लासरूम में वो कोई विकल्प नहीं था। इन जटिलताओं को छोड़ दें तो क्लास बहुत आसान होनी चाहिए थी, या कम से कम इतनी भ्रमित करने वाली नहीं। जोरियन जादूगरी के मामले में एक धैर्यवान व्यवस्थित व्यक्ति था और उसने वार्डिंग से बेहतर विषयों में अच्छे परिणामों के साथ संघर्ष किया था। समस्या ये थी कि उनकी शिक्षिका, एक कठोर महिला जिसके बाल इतने छोटे कटे हुए थे कि वो पूरी तरह से अपना सिर मुंडवा सकती थी, उसे पढ़ाना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं। वो स्पष्ट रूप से विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो बस उस ज्ञान को एक उचित व्याख्यान में अनुवादित करना नहीं जानती थी। वो अपने व्याख्यानों में बहुत सारी चीजें छोड़ रही थी, स्पष्ट रूप से ये महसूस नहीं कर रही थी कि सिर्फ इसलिए कि वे उसके लिए स्पष्ट थी, वे उसके छात्रों के लिए स्पष्ट नहीं थी। उसने क्लास के लिए जो पाठ्यपुस्तक निर्धारित की थी वो भी बहुत बेहतर नहीं थी और एक पेशेवर वार्डर के लिए मानविका की तरह दिख लग रही थी। प्रश्न 6, आपको सरोकियन हाईलैंड्स में एक फर्स्ट डिग्री मैनावेल पर एक शोध चौकी बनाने का काम सौंपा गया है। इमारत को किसी भी विशेष समय में 4 के स्टाफ का समर्थन करने के लिए बनाया गया है और खोजकर्ताओं ने आसपास के क्षेत्र में विंटर वुल्फ पैक्स की भारी उपस्थिति और बोरर वॉस्प्स के संक्रमण पर चिंता व्यक्त की है। आपके पास 25,000 पीस का बजट है और माना जाता है कि आप एक प्रमाणित सेकंड सर्कल वार्डर है। ये मानते हुए कि वार्ड्स को बिजली देने के लिए केवल मैनावेल से निकाला गया मैना ही उपलब्ध है, आपको क्या लगता है कि आउटपोस्ट के लिए वार्ड्स का कौन सा संयोजन सबसे अच्छा विकल्प होगा? अपने तर्क स्पष्ट करें। नियोजित आउटपोस्ट के बुनियादी फ्लोर प्लान्स बनाएं और समझाएं कि नियोजित कमरे का स्थान और इमारत का आकार स्वयं वार्ड प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करता है। क्या आपको लगता है कि बोरर वॉस्प संक्रमण के मुद्दे को वर्मिन रिपेलेंट वार्ड का उपयोग करके या निर्माण सामग्री की सावधानी पूर्वक चुनाव द्वारा सबसे अच्छी तरह हल किया जा सकता है? अपने तर्क स्पष्ट करें। मान लें कि आपको एक नहीं बल्कि 5 आउटपोस्ट्स बनाने का कमीशन दिया गया है। बजट समान रहता है। यह आपके उत्तर को कैसे बदलता है? क्या आपको लगता है कि 5 चौकियों के लिए वार्ड्स को एक समान बनाना बेहतर है, या क्या आपको लगता है कि उनके बीच कुछ मात्रा में अंतर होना उचित है? प्रत्येक दृष्टिकोण के फायदे और नुकसान समझाएं। जोरियन में हताशा में अपनी आंखें मली। उसे इस तरह के प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए था? उसने आर्किटेक्चर इलेक्टिव नहीं लिया था और उसे नहीं पता था कि वार्डिंग क्लास में अच्छा करने के लिए आपको इसे लेना पड़ता है। ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं थी कि प्रश्न ने मान लिया था कि वे जानते थे कि आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए बाजार दरें क्या थी, या वे जानते थे कि सरोकियन हाईलैंड्स कहाँ हैं। जोरियन भूगोल में काफी अच्छा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि विंटर वुल्व्स जैसे राक्षसों की उपस्थिति को देखते हुए उसे संदेह था कि वे उत्तरी जंगल में कहीं थे। कम से कम वो ये जानता था कि प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर कैसे देना चाहिए। सही उत्तर निश्चित रूप से वार्ड्स था। भले ही आउटपोस्ट को बोरर वॉस्प लार्वे के लिए अखाद्य बना दिया गया हो, फिर भी ये घोंसले बनाने का एक प्रमुख स्थान था। ये देखते हुए कि वो कीड़े कितने क्षेत्रीय थे, आप नहीं चाहते थे कि वो आपके पास कहीं भी रहें। सैद्धांतिक रूप से निर्माण सामग्री के सावधानी पूर्वक चुनाव वाले विकल्प को उस मैना को मुक्त कर देंगे जो अन्यथा वर्मिन रिपेलेंट वार्ड्स को बनाए रखने पर खर्च किया जाता। लेकिन उन वार्ड्स को सक्रिय रहने के लिए बहुत कम मैना फ्लो की आवश्यकता थी, विशेष रूप से यदि वे विशिष्ट रूप से बोरर वॉस्प्स के लिए तय किए गए हों। उसके विचार कक्षा के पीछे से आने वाली एक लड़की की हंसी से बाधित हुए। जोरियन को ये जानने के लिए पीछे मुड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा था। जैक अपने आसपास के छात्रों का फिर से मनोरंजन कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि शिक्षक उस व्यवधान के लिए उस व्यक्ति को दंडित करे जो वो पैदा कर रहा है, विशेष रूप से एक परीक्षा के बीच में। लेकिन जैक उस कठोर महिला का थोड़ा प्रिय था, क्योंकि वो उसकी परीक्षाओं में अव्वल आने वाला एकमात्र छात्र था।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस लड़के ने अपनी परीक्षा 100% सटीकता के साथ पहले ही समाप्त कर ली थी, जो वैसे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। उनके पहले 2 वर्षों के दौरान जैक एक औसत से कम छात्र था, जो अपनी जादुई प्रतिभा की बजाय अपने आकर्षण के कारण अधिक विशिष्ट था। वास्तव में फोटोव के थोड़े बेहतर वर्जन की तरह था। इस वर्ष हालांकि वो सब कुछ जीत रहा था, सब कुछ। उसके पास ज्ञान का भंडार और कार्यनीति थी, जो उसके पास उनके दूसरे वर्ष के अंत में नहीं थी, जो सामान्य समय व्यतीत होने के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली चीजों से कहीं अधिक थी। एक ही गर्मी की अवधि में कोई इतना बेहतर कैसे हो जाता है? 15 मिनट बाद उसने अपनी पेंसिल मेज पर पटक दी और इसे छोड़ दिया। उसने 10 में से केवल 8 प्रश्न भरे और उसे यकीन नहीं था कि ये 8 कितने सही थे, लेकिन ये पर्याप्त होगा। उसे वार्डिंग स्वाध्ययन के लिए कुछ दिन अलग रखने होंगे, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ व्याख्यान लगातार कम समझ में आ रहे थे। क्लासरूम में उतनी देर तक रुकने वाली एकमात्र अन्य छात्रा अकोजा थी, और उसने अपने पेपर को उसके द्वारा जमा किए जाने के कुछ सेकंड्स बाद ही सौंप दिया और उसके पीछे बाहर निकल गई। बेशक वे दोनों बहुत अलग अलग कारणों से क्लासरूम में उतनी देर तक रुके थे। वे इसलिए रुके थे ताकि वो कुछ बिखरे हुए अंक जुटा सके। वे इसलिए रुकी थी क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट थी, जो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो कुछ भी भूले ना। जोरियन रुको। जोरियन धीमा हो गया और अकोजा को अपने पास आने दिया। लड़की कभी कभी असहनीय हो सकती थी, लेकिन वो कुल मिलाकर एक अच्छी इंसान थी, और वो उस पर सिर्फ इसलिए चिल्लाना नहीं चाहता था क्योंकि परीक्षा उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने वहाँ कैसा किया? उसने पूछा। बुरी तरह से, उसने उत्तर दिया, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं देखते हुए। हाँ, मैंने भी। जोरियन ने अपनी आंखें घुमाई। उसकी और उसकी बुरी तरह से की परिभाषा बहुत अलग थी। थोड़ी चुप्पी के बाद अकोजा ने कहा, नियोलू ने सिर्फ आधे घंटे में समाप्त कर लिया। मुझे शर्त है कि उसे फिर से पूर्ण अंक मिलेंगे। अको, जोरियन ने ठंडी आहें भरी। मुझे पता है कि हर कोई सोचता है कि मैं ईर्ष्यालु हूँ, लेकिन ये सामान्य नहीं है। अकोजा ने दबी हुई लेकिन उत्तेजित आवाज में कहा, मैं काफी बुद्धिमान हूँ और मैं हर समय अध्ययन करती हूँ, और फिर भी मुझे पाठ्यक्रम के साथ समस्या है। और हम दोनों पिछले 2 वर्षों से नियोलू के साथ एक क्लास में हैं, और वो इतनी अच्छी नहीं थी, और अब वो मुझे हर एक क्लास में हरा रही हैं। बिल्कुल जैक की तरह, जोरियन ने कहा। बिल्कुल जैक की तरह, वे सहमत हुई। वे यहाँ तक कि एक साथ घूमते हैं। वे 2 और एक अन्य लड़की जिसे मैं नहीं जानता इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे वे अपनी निजी दुनिया में हों, या जैसे वे एक जोड़ा हों। जोरियन ने भौएं सिकोड़ने से पहले कहा, ट्रिपल, 3 लोगों के बीच रोमांटिक संबंध के लिए क्या शब्द है? अकोजा ने उपहास किया। जो भी हो, मुद्दा यह है कि वे तीनों एक साथ समय बर्बाद करने और शिक्षकों का विरोध करने के अलावा कुछ नहीं करते, और फिर भी पूर्ण अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने टियर 1 ग्रुप्स में स्थानांतरित होने का मौका भी ठुकरा दिया। क्या तुम विश्वास कर सकती हो? तुम इस बारे में बहुत अधिक उत्तेजित हो, जोरियन ने चेतावनी दी। क्या तुम्हें थोड़ा भी उत्सुकता नहीं है कि वे इसे कैसे करते हैं? अकोजा ने पूछा। बेशक, जोरियन ने उत्तर दिया, ऐसा ना होना कठिन है, लेकिन मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा जैक ने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया। मैं उसके लिए सिर्फ इसलिए समस्याएं पैदा नहीं करना चाहता क्योंकि उसने अचानक अपने भीतर की प्रतिभा की खोज कर ली है। जोरियन ने महसूस किया कि बेनेसिक अचानक उनके साथ जुड़ गया, बस एक कोने के पीछे से प्रकट हुआ ताकि वो उनके बगल में चल सके। कभी कभी जोरियन सोचता था कि क्या उस गोल मटोल बच्चे को गपशप की गंध आ सकती है। मुझे पता है तुम क्या मतलब है, बेनेसिक ने कहा। मैं हमेशा सोचता था कि जैक किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, तुम जानते हो, मेरी तरह। हाँ, वेल, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो एक गर्मी की छुट्टी में हर चीज में इतना अच्छा हो गया हो, जोरियन ने कहा, और मुझे लगता है कि वो इस पूरे समय हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। यार, ये बहुत बेवकूफी है, बेनेसिक ने कहा। अगर मैं इतना अच्छा होता तो मैं ये सुनिश्चित करता कि सबको पता चले। मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यूअस 2 सालों तक कौशल की कमी का ढोंग कर रहा था, अकोजा ने फुफकार कर कहा। वेल, फिर क्या बचा है? जोरियन ने पूछा। उसने जादू के साथ इस तरह की तेज वृद्धि को पूरा करने के कुछ और अस्पष्ट तरीकों की सूचीबद्ध नहीं किया, क्योंकि उनमें से अधिकांश क्रिमिनल थे, और उसे यकीन था कि अकेडमी ने जैक की जांच की थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कोई शेप शिफ्टिंग इम्पोस्टर नहीं है या किसी लंबे समय से मरे हुए मेज के भूत के वश में नहीं है। शायद उसे पहले से उत्तर पता हो, उसने सुझाव दिया। केवल तभी जब वो एक ऑरेकल हो, बेनेसिक ने कहा। बूल ने पिछले मंगलवार को उसकी मौखिक परीक्षा ली थी जब तुम जल्दी घर चले गए थे। वो ऐसे उत्तर दे रहा था जैसे उसने पाठ्य पुस्तक निगल ली हो। बातचीत तब कम हो गई जब वे तीनों एल्केमी क्लासरूम में दाखिल हुए, जो वास्तव में एक सामान्य क्लासरूम की तुलना में एक बड़ी एल्केमी वर्कशॉप की तरह अधिक था। वहां लगभग 20 मेजें थी, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न कंटेनरों और अन्य उपकरणों से भरी हुई थी। उस दिन के पाठ के लिए सभी सामग्रियां पहले से ही उनके सामने रखी हुई थी। हालांकि कुछ को उस दिन वे जिस भी प्रक्रिया के बारे में सीख रहे थे उसमें उपयोग करने से पहले अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए वो पूरी तरह से यकीन था कि वे उबलते हुए घोल में जिंदा केव क्रिकेट्स नहीं डालने वाले थे। अल्केमी की तरह ही एक जटिल कला थी, लेकिन उनकी अल्केमी टीचर अपनी चीजें जानती थी और पढ़ाना जानती थी, इसलिए जोरियन को क्लास के साथ कोई समस्या नहीं हो रही थी। तकनीकी रूप से उन्हें 2 या 3 छात्रों के समूहों में काम करना पड़ता था क्योंकि पर्याप्त मेजें और उपकरण नहीं थे, लेकिन जोरियन ने हमेशा बेनिसेक के साथ जोड़ी बनाई, जिसका अनुवाद व्यवहार में अकेले काम करने में हुआ। एकमात्र समस्या बेनिसेक को चुप कराना और क्लास के दौरान उसे विचलित करने से रोकना था। हे जोरियन, बेनिसेक ने फुसफुसाते हुए उससे कहा, मैंने अब तक इस पर गौर नहीं किया, लेकिन हमारी टीचर काफी
काफी हॉट है। जोरियन ने अपने दांत पीसे। अगर उसकी जान भी दांव पर होती तो भी वो कमबख्त बेवकूफ अपनी आवाज धीमी नहीं रख सकता था। कोई रास्ता नहीं था कि उसने वो नहीं सुना हो। बेनिसेक, उसने अपने साथी को फुसफुसाते हुए वापस कहा, जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए अल्कीमी में अच्छे ग्रेड की आवश्यकता होगी। यदि तुम इसे मेरे लिए खराब करते हो तो मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। बेनिसेक अपनी ताका झांकी पर लौटने से पहले विद्रोही रूप से बड़बड़ाया। जोरियन ने बोरर वॉस्प हस्क्स को एक महीन पाउडर में पीसने पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, जिसकी आवश्यकता उस विशेष प्रकार के ग्लू के लिए थी जिसे उन्हें बनाना था। माना कि एज़लिन मारिवोस्की 50 साल की महिला के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से अच्छी लग रही थी। शायद किसी प्रकार का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, वो उनकी अल्कीमी टीचर थी। आखिर शायद एक सच्चा यूथ पोशन भी, हालांकि वे वास्तव में दुर्लभ थे और आमतौर पर किसी न किसी तरह से अपूर्ण थे। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें ये क्लास इतनी पसंद क्यों है, बेनिसेक बड़बड़ाया। मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं इसे जादुई कहूंगा। आपको इसके लिए माना की आवश्यकता नहीं है। ये सब जड़ी बूटियों की खोज यहाँ, जड़ों को सही तरीके से काटना वहाँ, ये खाना पकाने जैसा है। धिक्कार है, हम ग्लू बना रहे हैं, बाकी सब चीजों के अलावा। तुम्हें इसे लड़कियों के लिए छोड़ देना चाहिए। बेनिसेक, ये सच है, उसने विरोध किया। यहाँ तक कि हमारी टीचर भी एक लड़की है, एक हॉट लड़की, लेकिन फिर भी मैंने कहीं पढ़ा है कि अल्कीमी अपनी जड़ों को विचेस कवंस तक खोजती है, उनके पोशंस और क्या क्या के साथ। अब भी सबसे अच्छे एल्केमिकल परिवार विचेस के वंशज है। मुझे शर्त है कि तुम ये नहीं जानते थे। हाँ, वास्तव में वो ये जानता था। वो आखिरकार अकेडमी जाने से पहले एक वास्तविक पारंपरिक विच द्वारा अल्कीमी में शिक्षित किया गया था। वो इतनी वास्तविक थी कि उसने अल्कीमी नाम का उपहास किया और अपने कौशल को सख्ती से पोशन मेकिंग कहा। लेकिन ये उस तरह की चीज नहीं थी जिसे आप चाहते थे कि लोग जाने, कई कारणों से। यदि तुम अभी चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें अब अपने साथ जोड़ी बनाने नहीं दूंगा। हे, बेनिसेक ने फुसफुसाते हुए उससे कहा। फिर उस चीज में मेरी मदद कौन करेगा? मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, उसने मासूमियत से कहा। शायद तुम्हें अपनी मदद के लिए किसी लड़की को ढूंढना चाहिए। सौभाग्य से शिक्षक इस समय जैक की नवीनतम उत्कृष्टता पर मोहित होने में बहुत व्यस्त थी और जोरियन की मेज पर ध्यान नहीं दे रही थी। किसी तरह लड़का उपलब्ध सामग्रियों से किसी प्रकार का एनहांसमेंट पोषण बनाने में कामयाब हो गया और ये स्पष्ट रूप से बहुत प्रभावशाली था। एज़लिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जैक ने जादुई ग्लू बनाने के कार्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपना काम किया। जोरियन ने अपना सिर हिलाया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसने सोचा कि क्या उसे भी वैसी ही प्रतिक्रिया मिलती अगर उसने ऐसा कुछ किया होता, या यदि उस पर दिखावा करने का आरोप लगाया जाता। कुछ बार जब जोरियन ने शिक्षकों को प्रभावित करने की कोशिश की तो उसे बस अपने बुनियादी सिद्धांतों पर काम करने और घमंडी ना होने के लिए कहा गया, क्योंकि अहंकार मारता है। क्या इसलिए कि जैक नोबल हाउस नोवेडा का उत्तराधिकारी था या कुछ और? ऐसे ही पलों में वो समझ पाता था कि अकोजा इस सब के बारे में कैसा महसूस करती है। और इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है, इल्सा ने कहा। हालांकि आपके जाने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। जैसा कि आप में से कुछ जानते हैं, अकेडमी पारंपरिक रूप से समर फेस्टिवल की पूर्व संध्या पर एक डांस आयोजित करती है। ये वर्ष कोई अपवाद नहीं है। डांस अगले शनिवार को एंट्रेंस हॉल में होगा। आप में से जो नहीं जानते कि डांस कैसे किया जाता है, उनके लिए रूम 6 में हर दिन शाम 8 बजे डांस लेसन्स आयोजित किए जाएंगे। आप में से जो जानते हैं कि डांस कैसे किया जाता है, उन्हें भी इसके लिए कम से कम एक पाठ में आना होगा, ताकि वो साबित कर सकें कि मैं नहीं चाहती कि आप डांस की रात को मुझे शर्मिंदा करें। आप जा सकते हैं। मिस रोज, मिस्टर किजिंस्की, कृपया क्लास के बाद रुकें। ओह बढ़िया, जोरियन ने बड़बड़ाया। शायद उसे घोषणा के प्रति इतनी तीव्र प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकना चाहिए था। सचमुच उसका इरादा डांस छोड़ने का था, चाहे वो कितना ही अनिवार्य क्यों ना हो। क्या इल्सा ने वो महसूस किया? नहीं, वो मुद्रा में कोई अस्वीकृति नहीं देख सकता था और उसे पूरा यकीन था कि यदि उसे उसकी योजनाओं का आभास होता तो वो काफी नाराज होती। अब फिर इल्सा ने तब शुरू किया जब वो और अकोजा ही एकमात्र छात्र बचे थे। मैं मानती हूँ कि आप दोनों जानते हैं कि डांस कैसे किया जाता है, जोरियन ने कहा। ओम, अकोजा घबराई। मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, इल्सा ने कहा। हम आपके पास जो भी कमी होगी उसे आसानी से दूर कर देंगे। मैंने आपको पीछे रुकने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डांस लेसन्स में मेरी मदद करें। जोरियन ने सीधे तौर पर मना करने पर विचार किया। ये ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वो अपना समय बिताना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि ये एक ऐसा एहसान हो सकता है जो इल्सा को उसके 1 या 2 अपराधों को माफ करने के लिए प्रेरित करेगा, जैसे कि मान लीजिए अनिवार्य डांस में उपस्थित ना होना। इससे पहले कि वो अपनी अस्थायी सहमति व्यक्त कर पाता, हालांकि अकोजा ने उसके स्थान पर निर्णय ले लिया। हम कैसे मदद कर सकते हैं? उसने स्पष्ट रूप से खुश होते हुए कहा कि उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। जोरियन ने उस तरह से अपनी भौं चढ़ाई जिस तरह से उसने उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत की, लेकिन फिलहाल इसे जाने दिया। सबको डांस सिखाने के लिए हमारे पास केवल 5 दिन हैं, इसीलिए हम मदद के लिए जादू का उपयोग करने जा रहे हैं। एनिमेशन स्पेल्स, जोरियन ने अनुमान लगाया। हाँ,
इल्सा ने कहा। फिर अकोजा के लाभ के लिए समझाने के लिए आगे बढ़ी। एक स्पेल है जो एक व्यक्ति के अंगों और शरीर को उस डांस के माध्यम से निर्देशित करेगा जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये वास्तव में डांसिंग स्किल के विकल्प के रूप में उपयुक्त नहीं है, लेकिन यदि आप इसके प्रभाव के अधीन रहते हुए डांसिंग का अभ्यास करते हैं तो आप अन्यथा की तुलना में बहुत तेजी से सीखेंगे। ये कैसे काम करता है? अकोजा ने जिज्ञासा से पूछा। स्पेल आपको एक धागे पर कठपुतली की तरह घुमाता है जब तक आप इसके साथ चलना नहीं सीख जाते, भले ही केवल आपको झटके देने वाली भावना को दूर करने के लिए। अंततः आपको सही ढंग से डांस करने के लिए अब स्पेल की आवश्यकता नहीं रहती। मैं देख रही हूँ कि आपको इस पद्धति का व्यक्तिगत अनुभव है, इल्सा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। जोरियन ने गुस्सा करने की इच्छा को रोका। डायमंड द्वारा उस स्पेल के अधीन किया जाना उसके बचपन के ट्रॉमाज में से एक था। ये बिल्कुल भी मनोरंजक नहीं था। मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि आपका इरादा छात्रों को इनकार करने का विकल्प देने का है, जोरियन ने कहा। बेशक, इल्सा सहमत हुई। हालांकि जो इस पद्धति से इनकार करते हैं उन्हें कम से कम 3 सत्रों में शामिल होना होगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अधिकांश लोग पारंपरिक विधि के बजाय इस विकल्प को चुनेंगे। किसी भी स्थिति में मैं चाहती हूँ कि आप दोनों पाठों के दौरान लोगों पर स्पेल डालने में मेरी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि मुझे अक्सर स्पेल को डिस्पेल और फिर से डालना पड़ेगा और मुझे कुछ मदद मिल सकती है। और आपने विशेष रूप से हमें ही क्यों चुना? आप दोनों का अपने जादू पर अच्छा नियंत्रण है और आप इतने जिम्मेदार लगते हैं कि आपको ऐसा स्पेल सिखाया जा सके। लोगों को लक्षित करने वाली एनिमेशन स्पेल्स आखिरकार रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल हैं और कुछ ऐसा नहीं है जो आमतौर पर छात्रों के लिए उपलब्ध हो। तो फिर डायमंड को ये कैसे मिला, वो भी अपने दूसरे वर्ष में? खैर, जो भी हो, कम से कम स्पेल कास्ट करना जानने से भविष्य में इसका मुकाबला करना आसान हो जाएगा। कुछ और? इल्सा ने पूछा। ठीक है, फिर आखिरी क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना और मैं लोगों पर आगे बढ़ने से पहले अभ्यास करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ डमीज तैयार करूंगी। खराब तरीके से नियंत्रित होने पर स्पेल बहुत ही असहज होता है। हम किसी को ट्रॉमा नहीं देना चाहते। जोरियन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो नहीं चाहता था, यहाँ तक कि डायमंड भी नहीं करेगा। वो किसे बेवकूफ बना रहा है। बेशक वो करता। अपने खुद के छोटे भाई पर इस तरह के स्पेल का अभ्यास करना डायमंड के स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल था। मिस स्ट्रॉज, आप जा सकती हैं। मुझे मिस्टर कजिंस्की के साथ कुछ और चर्चा करनी है। जैसे ही अकोजा चली गई, इल्सा ने बोलना शुरू किया, जिसे जोरियन कुछ हद तक हैरान रह गया। उसने अपने विचारों को साफ करने के लिए अपना सिर हिलाया। डायमंड के साथ उसकी झुंझलाहट को नजरअंदाज करने के पक्ष में इल्सा जो कह रही थी उस पर ध्यान देने की कोशिश की। तो जोरियन, तुम अपने मेंटोर के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हो? वो मुझे मेरे बेसिक 3 पर काम करवा रहे हैं। हम अभी भी लेविटेशन एक्सरसाइज पर ही हैं। हाँ, 4 हफ्ते के बाद भी एग्जिम उससे एक पेंसिल को बार बार लेविटेट करवा रहा था। स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर। उन सेशंस में जोरियन ने केवल एक ही चीज सीखी थी कि कैसे उन कंचों से बचा जाए जो एग्जिम उस पर फेंकता रहता था। उस कमीने के पास उन चीजों की अंतहीन आपूर्ति लगती थी। हाँ, प्रोफेसर एग्जिम अपने छात्रों को उन्नत विषयों पर आगे बढ़ने से पहले बुनियादी बातों पर मजबूत पकड़ रखना पसंद करते हैं। वो या फिर वो अपने छात्रों से नफरत करता है। जोरियन ने व्यक्तिगत तौर पर सोचा कि उसका सिद्धांत बहुत अधिक प्रशंसनीय था। खैर, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती थी कि तुम जल्द ही मेंटोर्स बदल सकने में सक्षम हो सकते हो, इल्सा ने कहा। मेरे एक छात्रों में से एक समर फेस्टिवल के बाद पढ़ाई छोड़ देगा और मेरे पास भरने के लिए एक जगह खाली होगी। जब तक कुछ आड़ ना हो जाए, तुम लगभग निश्चित रूप से वही होगी जिसे मैं चुनूंगी, यानी यदि तुम वास्तव में ट्रांसफर में रुचि रखते हो। बेशक मुझे दिलचस्पी है, जोरियन आधा चिल्लाया, जिसे इल्सा को काफी मजा आया। वो एक पल के लिए घबराया। जब तक कि आप भी मुझ पर कंचे फेंकने की योजना नहीं बना रही हैं, क्या वो किसी प्रकार का मानक ट्रेनिंग तरीका है? नहीं, इल्सा हंसी। एग्जिम इस मामले में विशेष है। खैर, मैं बस कुछ करने से पहले ये देखना चाहती थी कि तुम इस बारे में कैसा महसूस करते हो। तुम्हारा दिन अच्छा रहे। क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि इस घटनाक्रम ने उसकी डांस छोड़ने की योजना को बहुत जटिल बना दिया है। वो अपने संभावित नए मेंटोर को बहुत अधिक नाराज नहीं कर सकता था, अन्यथा वो अपनी शेष शिक्षा के लिए एग्जिम के साथ फंसा रह जाता। अच्छी चाल प्रोफेसर, अच्छी चाल। जब डांसिंग शुरू होती है तो हम खुद वो स्पेल कास्ट क्यों नहीं कर सकते? जोरियन ने एक लंबी दुखद भरी आह छोड़ी। तुम किसी एनिमेशन स्पेल से वो नहीं करवा सकते जो तुम खुद करना नहीं जानते। तुम नहीं जानते कि डांस कैसे किया जाता है, इसलिए तुम किसी को डांस करने के लिए एनिमेट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक बार डांस खत्म होने के बाद तुम स्पेल को कैसे तोड़ोगे यदि तुम अपनी भुजाओं को वहां नहीं हिला सकते जहां तुम उन्हें चाहते हो? ये वास्तव में उस तरह का स्पेल नहीं है जिसे तुम्हें खुद पर कास्ट करना चाहिए। सच में, इस विचार के साथ इतनी सारी समस्याएं थी कि जोरियन उन सभी को शब्दों में पिरोने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या ये लोग उन सवालों के बारे में सोच रहे हैं जो वो पूछ रहे हैं? तो हमें कितने डांसेस सीखने होंगे? 10, जोरियन ने कहा, खुद को आक्रोश की चीखों के लिए तैयार करते हुए। निश्चित रूप से इस बयान के बाद शिकायतों का शोर मच गया। शुक्र है इल्सा ने इस बिंदु पर पाठ का कार्यभार संभाल लिया, सबको जोड़ी बनाने और विशाल कमरे में बिखर जाने का निर्देश दिया ताकि सबको पर्याप्त जगह मिल सके।
जोरियन को पहले से ही सिरदर्द महसूस हो रहा था और खुद को कोस रहा था कि उसने इल्सा को इसके लिए क्यों मना लिया। भले ही रूम नंबर 6 काफी विशाल था, लेकिन बहुत सारे लोग थे और उनके द्वारा दिया गया अदृश्य प्रभाव आज पहले से अधिक मजबूत था। क्या तुम ठीक हो? बेनेसिक ने जोरियन के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, जोरियन ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। उसे बहुत अधिक छुआ जाना पसंद नहीं था। मुझे बस हल्का सिरदर्द है। क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए थी? नहीं, तुम बस ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हें किसी के साथ की जरूरत हो सकती है, अपने छोटे से कोने में बिल्कुल अकेले खड़े हुए, बेनेसेक ने कहा। जोरियन ने उसे ये न बताने का फैसला किया कि वो जानबूझकर साइडलाइंस पर खड़ा था जब तक कि उसकी जरूरत ना हो। बेनेसेक उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो ब्रीदिंग रूम की आवश्यकता को समझता हो। बताओ, वैसे डांस के लिए तुम्हारी डेट कौन है? जोरियन ने कढ़ा को दबाया। जाहिर है बेनेसेक उस बारे में बात करना चाहेगा। रिलेशनशिप्स ऐसी चीज नहीं थी जिनके बारे में जोरियन अक्सर सोचता था। इस बात की संभावना कि उसका कोई सहपाठी उसे डेट करने के लिए सहमत होगा नगण्य थी। एक तो इस तरह के रिलेशनशिप पर बाकी सहपाठियों की नजर जल्दी पड़ जाएगी, और परिणामी निर्दयी छेड़खानी ऐसी चीज थी जिसे बहुत कम रिलेशनशिप्स किसी भी प्रशंसनीय अवधि तक झेल सकते थे। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात ये कि सभी टीनेज लड़कियों को उम्र में बड़े लड़के पसंद थे। अपने से 2 या 3 साल बड़े लड़के को डेट करना एक लड़की के लिए स्टेटस सिंबल जैसा लगता था, और उनमें से अधिकांश ने अपनी उम्र के पुरुष आबादी को असभ्य और अपरिपक्व कहकर जोर शोर से नीचा दिखाया। जब वे अपने फर्स्ट ईयर में थे तो सभी लड़कियां थर्ड ईयर्स को डेट करना चाहती थी। अब जबकि वे अपने थर्ड ईयर में थे, सभी लड़कियां अप्रेंटिस ग्रेजुएट्स को डेट करना चाहती थी। चूंकि साथ देने के लिए बहुत सारे लड़के तैयार थे, इसलिए इसकी संभावना कि उसकी क्लास की कोई लड़की उसे भाव देगी नगण्य थी। और वे लड़कियां जो उसकी सहपाठी नहीं थी, उनमें से अधिकांश के लिए वो जोरियन काजिंस्की नहीं था, बल्कि वो लड़का जो डेमियन और फोर्तोव काजिंस्की का भाई था। उनके मन में उसकी एक छवि थी कि उसे कैसा होना चाहिए, और एक बार जब ये स्पष्ट हो गया कि वास्तविक वो उनकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाता, तो वे अनिवार्य रूप से परेशान हो गई। इसके अलावा ये सब रोमांटिक चीजें। खैर, बेनेसेक ने उकसाया। मैं नहीं जा रहा हूँ, जोरियन ने कहा। तुम्हारे मैं नहीं जा रहा हूँ से क्या मतलब है? बेनेसेक ने सावधानी से कहा। बस वही जो मैंने कहा, मैं इस पूरे डांस वाली चीज को छोड़ रहा हूँ। पता चला कि मेरा एल्केमी से संबंधित एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे शाम को अपने कमरे में ही रुकना पड़ा। ये शायद थोड़ा क्लीशे था, लेकिन जो भी हो, जोरियन को पहले से ही एक विशिष्ट पेचीदा पोषण मिल गया था जो एक व्यक्ति को अधिक आउटगोइंग और सोशल बनाने के लिए माना जाता था। कुछ ऐसा जो उसके लिए बनाने की कोशिश करना पूरी तरह से विश्वसनीय था, जो गलत होने पर व्यक्ति को बहुत बीमार कर देगा, लेकिन वास्तव में उसे मारेगा नहीं। अगर वो इसे सही ढंग से करता है तो ये डांस से बचने के रास्ते के बजाय एक ईमानदार गलती लगेगा। ओ चलो भी, बेनेसेक ने विरोध किया, और जोरियन को उसकी आवाज धीमी करने के लिए उसे चुटकी काटनी पड़ी। उसे जो आखिरी चीज की जरूरत थी वो ये थी कि इल्सा उसे सुन ले। ये समर फेस्टिवल है, एक विशेष समर फेस्टिवल, उस पूरे पैरेलल चीज के साथ। प्लानर अलाइनमेंट, जोरियन ने सुझाव दिया। जो भी हो, मुद्दा यह है कि तुम्हें वहां होना ही होगा। हर कोई जो कोई है आ रहा है। मैं एक नोबडी हूँ। बेनेसेक ने आह भरी। नहीं जोरियन, तुम नहीं हो। देखो जोरियन, हम दोनों मर्चेंट किड्स हैं, है ना? मुझे ये पसंद नहीं आ रहा कि ये बात कहाँ जा रही है, जोरियन ने चेतावनी दी। बेनेसेक ने उसे नजरअंदाज किया। मुझे पता है कि तुम्हें ये सुनना पसंद नहीं है, लेकिन मत करो, बस मत करो। अपने परिवार के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम एक अच्छा चेहरा दिखाओ। तुम्हारा व्यवहार उन पर प्रभाव डालता है। तुम्हें पता है, मेरे व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं है, जोरियन ने झिड़कते हुए कहा, जानते हुए कि वो आसपास के लोगों की नजरों को आकर्षित कर रहा था, लेकिन उस समय उसे परवाह नहीं थी। तुम चाहो तो वहां जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मुझे इससे बाहर रखो। मैं एक नोबडी हूँ, कहीं दूर के एक छोटे से मर्चेंट फैमिली का तीसरा बेटा। यहाँ के लोग मेरे बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते। वे ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और मुझे ये इसी तरह पसंद है। ठीक है, बेनेसेक ने बेतहाशा इशारा करते हुए विरोध किया। दोस्त, तुम तमाशा खड़ा कर रहे हो। जो भी हो, जोरियन ने उपहास किया। मुझे अकेला छोड़ो और यहाँ से जाओ। क्या हिम्मत है! अगर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे लोगों पर पड़ने वाले अपने प्रभाव पर नजर डालनी चाहिए थी, तो वो बेनेसेक होना चाहिए था। उस निगर जिम्मेदार जोक को थर्ड टियर ग्रुप में डाल दिया होता अगर जोरियन की निरंतर मदद न होती, और वो इस तरह उसे बदला चुका रहा है। वो उस लड़के के साथ घूम ही क्यों रहा था? उसने उपहास किया, शांत होने की कोशिश की। बेवकूफ समर फेस्टिवल और बेवकूफ डांस। मजे की बात यह है कि ज्यादातर उन लोगों के विपरीत जो इस तरह के इवेंट से नफरत करते हैं, जोरियन इनमें कड़ाई से बुरा नहीं था। वो जानता था कि डांस कैसे करना है, वो जानता था कि खुद को शर्मिंदा किए बिना कैसे खाना है, और वो जानता था कि इस तरह के इवेंट्स में लोगों से कैसे बात करनी है। उसे ये चीजें जाननी पड़ती थी, क्योंकि उसके माता पिता इस तरह के इवेंट्स में शामिल होने के दौरान उसे अपने साथ घसीट कर ले जाते थे, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि वो वहाँ ठीक से व्यवहार करना जानता हो। लेकिन वो इससे नफरत करता था। उसके पास इस बात का वर्णन करने
के लिए शब्द नहीं थे कि इस तरह के इवेंट्स उसे कितना बीमार महसूस कराते थे। उसे ऐसी चीज में शामिल होने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए, जब एकेडमी को इससे उसकी ये मांग करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था? नहीं, उन्हें बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। हिचकिचाते हुए जोरियन ने इल्सा के ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी, ये सोचते हुए कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। ऐसा नहीं हो सकता, अंदर आओ। जोरियन ने झांका और उसे तुरंत बैठने के लिए कहा गया, जबकि इल्सा शांति से अपनी मेज के पीछे बैठी थी। एक कप में से कुछ पी रही थी, शायद चाय। वो शांत और निर्मल लग रही थी, लेकिन वो अपनी मुद्रा में अस्वीकृति की एक अंतर्धारा महसूस कर सकती थी। तो जोरियन, तुम मेरी क्लास में काफी अच्छा कर रहे हो। धन्यवाद प्रोफेसर, जोरियन ने सावधानी से कहा। मैं कोशिश करता हूँ। वास्तव में कोई कह सकता है कि तुम अपने ग्रुप के सबसे अच्छे छात्रों में से एक हो, एक ऐसा छात्र जिसे मैं इस पूरे फेस्टिवल रश के शांत होने के बाद अपने संरक्षण में लेना चाहता हूँ। हर किसी के लिए एक उदाहरण, और मिस स्ट्रोज की तरह ही अपनी क्लास के प्रतिनिधि भी। ओह, ये बुरा है। मैं तो इस शनिवार होने वाले डांस को लेकर उत्साहित हो? इल्सा ने पूछा, स्पष्ट रूप से विषय बदलते हुए। हाँ मैं हूँ, जोरियन ने सफाई से झूठ बोला। ये बहुत मजेदार लग रहा है। ये अच्छा है, इल्सा ने खुशी से कहा, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इस इवेंट का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हो। मुझे कहना होगा कि ये काफी परेशान करने वाला था। मेरा मानना है कि मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उपस्थिति अनिवार्य है। स्वयं के लिए नोट, बेनिसेक के साथ करने के लिए कुछ भयानक ढूंढो। एक ऐसा स्पेल जो टारगेट की जुबान को ऐसा महसूस कराए जैसे उसमें आग लगी हो या कुछ और, या शायद जेनिटल रीजन में चुभने वाला दर्द। बस कुछ गंदी अफवाहें हैं प्रोफेसर, जोरियन ने सफाई से कहा। मैं कभी भी जानबूझकर डांस का बहिष्कार करने का सपना नहीं देखूंगा अगर मैं शामिल होने में असमर्थ हूँ। जोरियन, इल्सा ने कहा। प्रोफेसर, वैसे वहाँ मेरा पहुँचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जोरियन की आवाज में थोड़ी चिड़चिड़ाहट झलक रही थी। वो जानता था कि एक शिक्षक पर भड़कना एक बुरा विचार था, लेकिन धिक्कार है, ये पूरी चीज उसे गुस्सा दिला रही थी। मुझे एक मेडिकल कंडीशन है, आपको पता है, भीड़ से मुझे सिरदर्द होता है। वो फुसकारी। अगर इससे तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो तो वे मुझे भी सिरदर्द देते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक पोषण दे सकती हूँ। तथ्य ये है कि मैं डांस के आयोजकों में से एक हूँ, और यदि बहुत सारे छात्र अनुपस्थित रहते हैं तो मेरे रिकॉर्ड पर एक काला दाग लग जाएगा, विशेष रूप से जबकि तुम्हारे जैसा कोई प्रमुख व्यक्ति ना आए। मैं प्रमुख? मैं तो बस एक औसत छात्र हूँ, जोरियन ने प्रतिवाद किया। उतने औसत नहीं जितने तुम सोचते हो, इल्सा ने कहा। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए ही असाधारण बुद्धिमत्ता और समर्पण की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तुम्हारे जैसे सिविलियन बॉर्न छात्र के लिए जो अपने पूरे जीवन में जादू के संपर्क में नहीं रहा है। लोग तुम्हारे जैसे लोगों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा तुम डेमियन के छोटे भाई हो, और हम दोनों जानते हैं कि वो कितना प्रसिद्ध है। जोरियन के होंठ एक पतली रेखा में खिंच गए। जोरियन को यकीन था कि अंत में आखिरी कारण ही मुख्य था, और बाकी सभी तर्क केवल बहाने और उसे मक्खन लगाने की कोशिशें थीं। अपने भाई के एक पूरी तरह अलग महाद्वीप में होने के बावजूद जोरियन अभी भी उसकी छाया से नहीं बच पा रहा था। तुम्हें उसकी तुलना किया जाना पसंद नहीं है, उसने अंदाजा लगाया। नहीं, जोरियन ने संक्षिप्त स्वर में अकबार किया। ऐसा क्यों? उसने जिज्ञासा से पूछा। जोरियन ने सवाल को टालने पर विचार किया। उसका परिवार उसके लिए एक दुखद विषय था, लेकिन असामान्य रूप से उसने ईमानदारी बरतने का फैसला किया। वो जानता था कि इससे बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन उस समय उसे अपनी भड़ास निकालने का मन कर रहा था। मैं जो कुछ भी करता हूँ उसकी तुलना हमेशा डेमियन से की जाती है, और थोड़े कम स्तर पर फोटो से। ये तब से वैसा ही है जब मैं एक बच्चा था। डेमियन के प्रसिद्ध होने से पहले ही मेरे माता पिता कभी भी पक्षपात करने में संकोच नहीं करते थे, और चूंकि वे हमेशा मुख्य रूप से सामाजिक उपलब्धियों, सोशल अचीवमेंट्स में रुचि रखते थे, इसलिए मुझ में हमेशा कमी पाई गई। मेरे परिवार को एक एकाल प्रिय किताबी कीड़े की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने सालों से ये बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। हाल ही तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज किया, मेरे साथ उनके बेटे के बजाय मेरी बहन के बेबीसिटर जैसा व्यवहार किया। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्होंने तुम्हारी ओर ध्यान देना शुरू किया, इल्सा ने अनुमान लगाया। फोटो हुआ, जोरियन ने गुर्राते हुए कहा। वो कई परीक्षाओं में बुरी तरह फेल हो गया। उसे पिता के संपर्कों द्वारा बचाना पड़ा। उसने खुद को आमतौर पर अविश्वसनीय दिखाया है, जो एक समस्या है, क्योंकि उसे फैमिली बिजनेस के लिए स्पेयर एयर माना जाता था, बस इस स्थिति के लिए कि अगर डेमियन अपने किसी साहसिक कार्य में मर जाए। इसलिए अब मुझे अचानक रूपक कटरी के बाहर निकाला गया है ताकि वे मुझे इस भूमिका के लिए तैयार कर सके। लेकिन तुम स्पेयर नहीं बनना चाहते, उसने अंदाजा लगाया। मैं कजिन्स की फैमिली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहता, बस बात खत्म। वैसे भी मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, कभी नहीं था। सबसे अच्छे रूप में मैं केवल एक ढीले ढंग से जुड़ा हुआ सहयोगी रहा हूँ। मैं उनके द्वारा मुझे खिलाने और मेरी शिक्षा का वित्त पोषण करने फंडिंग की सराहना करता हूँ, और जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं उन्हें इसके लिए प्रतिपूर्ति करने को तैयार हूँ। लेकिन उन्हें मुझसे ऐसी किसी चीज की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसे नहीं मानूंगा। मेरा अपना जीवन और मेरी अपनी योजनाएं हैं, जिनमें से कोई भी मेरे बड़े भाई की गौण भूमिका निभाने, प्लेइंग सेकंड फिडल और उन फीके सामाजिक आयोजनों, इंसिपिड सोशल इवेंट्स में समय बर्बाद करने से संबंधित नहीं है। उसने वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि वो केवल खुद को और अधिक गुस्सा दिला रहा था। इसके अलावा उसे संदेह था कि इल्सा उससे बहुत अधिक सहानुभूति नहीं रखती थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो अपने परिवार को लेकर केवल ओवर ड्रामेटिक हो रहा है,
वे नहीं थे जिन्हें उनके साथ रहना पड़ता था। जब उसे लगा कि वो कुछ और नहीं कहने वाला है तो इल्सा पीछे झुक गई और एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी प्रति सहानुभूति रखती हूँ जोरियन, लेकिन मुझे डर है कि ऐसी तुलनाएं अनिवार्य है। जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम खुद को एक बेहतरीन मेज के रूप में ढाल रहे हो। हर कोई डेमियन की तरह प्रोडिजी नहीं हो सकता। सही है, जोरियन ने उसकी ओर देखने से इनकार करते हुए कहा। उसने आह भरी अपने बालों में हाथ फेरते हुए, तुम मुझे यहाँ विलन जैसा महसूस करा रहे हो। परिवार की मुद्दों को अलग रखें तो तुम इससे इतने परेशान क्यों हो? ये एक पार्टी है। मुझे लगा सभी टीनेजर्स को पार्टीज पसंद है। क्या तुम डेट ढूंढने को लेकर चिंतित हो? बस कुछ फर्स्ट ईयर से पूछो और वे इस मौके पर झपट पड़ेंगे। वे तब तक शामिल नहीं हो सकते जब तक कि किसी अपर क्लासमेट द्वारा आमंत्रित ना किया जाए। तुम्हें पता है? जोरियन ने एक आहट छोड़ी और वो डेट ढूंढने का रास्ता नहीं तलाश रहा था। उसे कोई संदेह नहीं था कि केवल अपना अंतिम नाम बताने भर से उसे शाम के लिए कोई प्रभावशाली और हंसमुख फर्स्ट ईयर मिल जाएगी। लेकिन वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, ऐसा जो इल्सा उसे देने को तैयार नहीं थी। ऐसा लग रहा था। मैं डेट नहीं ले जा रहा हूँ, जोरियन ने अपनी सीट से उठते हुए उससे कहा। मुझे शायद डांस में आना पड़े, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डेट लाना मैंडेटरी नहीं है। आपका दिन शुभ हो। उसे हैरानी हुई कि जब वो निकला तो इल्सा ने उसका विरोध करने की कोशिश नहीं की। शायद ये पूरा डांस वाला मामला इतना बड़ा सिरदर्द ना हो। जोरियन थके हुए कदमों से अपनी रेजिडेंस बिल्डिंग के गलियारों से गुजरा। उसे अपने कमरे में पहुंचने की कोई वास्तविक जल्दी नहीं थी। शिक्षकों ने सप्ताहांत के एंड में उन्हें कोई भी महत्वपूर्ण होमवर्क नहीं दिया था, ये जानते हुए कि हर कोई समर फेस्टिवल में इतना व्यस्त होगा कि कोई काम नहीं कर पाएगा। सामान्यतः वो सारा खाली समय जोरियन के लिए एक वरदान होता, लेकिन कल जो उसे झेलना पड़ेगा उसके बारे में सोचकर ही जोरियन की कुछ भी मजेदार या उत्पादक करने की इच्छा खत्म हो गई थी। इसलिए उसका पूरा इरादा अपने कमरे में पहुंचते ही सोने का था। जैसे ही उसने अपने रेजिडेंस बिल्डिंग में प्रवेश किया, उसने गौर किया कि कोई पहले से ही उत्सव मूड में था, क्योंकि जिस गलियारे से वो गुजर रहा था उसकी दीवारें चमकीले पीले, हरे और लाल रंग के रंगीन धब्बों से भरी हुई थी। जोरियन, वही आदमी जिसे मैं ढूंढ रहा था। अपने पीछे की तेज आवाज पर जोरियन झटके से चौंका और अपने पर्सनल स्पेस में घुसपैठ करने वाले व्यक्ति का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने अपने सामने मुस्कुराते हुए बेवकूफ को घूर कर देखा। तुम यहाँ क्यों हो, फोटोफ? उसने पूछा। क्या मैं अपने छोटे भाई से मिलने नहीं आ सकता? क्या तुम बड़े भाई के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छे हो गए हो? बकवास बंद करो फोटोफ। तुम मेरे पास तब नहीं आते जब तुम्हें बस किसी के साथ घूमना हो। अब तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, उसने प्रतिवाद किया। क्या तुम्हें पता है कि तुम मेरे पसंदीदा भाई हो? जोरियन ने कुछ सेकंड्स तक बेरुखी से उसे घूरते हुए कहा। डेमियन यहाँ नहीं है, इसलिए तुम मुझसे काम चला लोगे? हाँ, डेमियन एक एसहोल है, उसने झिड़कते हुए कहा। जब से वो प्रसिद्ध हुआ है वो हमेशा अपने छोटे भाई की मदद करने के लिए बहुत व्यस्त है। मैं कसम खाता हूँ, वो आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। इसमें पाखंड कूट कूट कर भरा है। जोरियन ने बुड़बुड़ाया। माफ किया, मैंने सुना नहीं, फोटोव ने कहा। कुछ नहीं, जोरियन ने खारिज करते हुए हाथ हिलाया। तो अब तुम किस तरह की मुसीबत में हो? हो सकता है कि मैंने एक दोस्त से वादा किया कि मैं उसके लिए एक एंटी रैश पोशन बनाऊंगा, फोटोव ने झेंपते हुए कहा। एंटी रैश पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती, जोरियन ने फुफकारा। हालांकि एक एंटी रैश सैल्व होता है जिसे प्रभावित त्वचा पर सीधे लगाया जाता है, बजाय इसके कि इसे पोशन की तरह पिया जाए। ये बस ये दिखाता है कि जब एल्केमी की बात आती है तो तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम आखिर क्या सोच रहे थे अपनी दोस्त से ऐसा कुछ वादा करने में? मैंने उसे हमारी विल्डरनेस सर्वाइवल क्लास के दौरान एक पर्पल क्रीपर पैच में धकेल दिया था, उसने स्वीकार किया। कृपया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ कर दूंगा। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, जोरियन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। कम से कम उस तरह की गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं जिसके साथ फोटो उसकी सेटिंग करवाएगा। देखो, तुम मुझे इसके बारे में क्यों परेशान कर रहे हो? बस अपोथेकरी के पास जाओ और कुछ खरीद लो। ये शुक्रवार की शाम है, कल के उत्सव की तैयारी में सभी स्टोर बंद है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पहले 2 साल केवल थ्योरी और लैब सेफ्टी के बारे में थे और मैं अपना तीसरा साल शुरू कर रहा हूँ। हमने अब तक क्लास में कोई सीरियस एल्केमी नहीं की। ये कितना सच था और फिर एक सफेद झूठ। उसने क्लास में उतनी एल्केमी नहीं की, लेकिन उसने अपने खाली समय में काफी निजी अध्ययन किया। वो पर्पल क्रीपर रैश के लिए आसानी से एक एंटीडोट बना सकता था, लेकिन वो अपनी महंगी एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स क्यों खर्च करे? ओ यार, चलो भी, तुम 3 अलग-अलग भाषाएं बोल सकते हो और तुम वे सभी बेवकूफी वाली शेपिंग एक्सरसाइजेस जानते हो जो वे हमें सिखाते हैं, लेकिन तुम इतना बुनियादी काम भी नहीं कर सकते। अगर तुम इस तरह की चीजें करना नहीं सीख रहे तो तुम सारा दिन अपने कमरे में आखिर करते क्या हो? तुम बोलने वाले होते कौन हो? जोरियन ने झिड़क दिया। तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, तुम्हें ये खुद करने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैंने कभी एल्केमी की परवाह नहीं की। मेरे लिए ये बहुत पेचीदा और उबाऊ है, उसने खारिज करते हुए हाथ हिलाया। इसके अलावा मैं माँ के बर्तनों को खराब किए बिना वेजिटेबल सूप भी नहीं बना सकता। क्या तुम वास्तव में मुझे एल्केमिकल इक्विपमेंट के आसपास चाहते हो? खैर, जब उसने इसे इस तरह रखा, मैं थक गया हूँ, मैं इसे कल बना दूंगा। क्या तुम पागल हो? कल बहुत देर हो जाएगी। ओ चलो भी, ऐसा नहीं है कि वो एक मामूली रैश से मर जाएगी, जोरियन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। कृपया जोरियन, मैं जानता हूँ
कि तुम्हें इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन वो इस लड़के पर क्रश कर रही है और जोरियन ने कराहा और उसकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। इस आपातकाल के बारे में उसे बस इतना ही जानने की जरूरत थी। और अगर तब तक मेरी दोस्त का रैश ठीक नहीं हुआ तो वो नहीं जा पाएगी और वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कृपया 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 बस करो। कृपया 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 बस करो। मैंने कहा बस करो, मैं इसे कर दूंगा, ठीक है, मैं वो सैल्व बना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा बड़ा एहसान मानना होगा। सुना तुमने? हाँ, उसने खुशी से कहा। तुम्हें कितना समय चाहिए? लगभग 3 घंटे में मुझे फव्वारे पर मिलो, जोरियन ने आह भरते हुए कहा। जोरियन ने उसे भागते हुए देखा, शायद इसलिए कि वो अपना मन न बदल ले या कोई ठोस मांग न कर दे। उसने अपना सिर हिलाया और आवश्यक एल्केमिकल रिएजेंट्स लाने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। अकेडमी में एक एल्केमिकल वर्कशॉप थी जिसे छात्र अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन आपको अपनी सामग्री खुद लानी पड़ती थी। सौभाग्य से उसके पास इस विशेष कार्य के लिए आवश्यक सभी चीजें थी। वर्कशॉप उसके अलावा पूरी तरह से खाली थी, लेकिन ये बहुत असामान्य नहीं था। ज्यादातर लोग कल के डांस की तैयारी कर रहे थे और उनके अंतिम समय में एल्केमी प्रैक्टिस करने की संभावना कम थी। वर्कशॉप की भयानक शांति से बेवहा जोरियन ने मेज पर रिएजेंट्स बिखेर दिए और काम पर लग गया। विडंबना ये थी कि एंटी रैश सैल्व की मुख्य सामग्री वही पौधा था जो इस सारी मुसीबत की जड़ था, पर्पल क्रीपर, या मोर प्रिसाइजली उसकी पत्तियां। जोरियन ने उन्हें पहले ही धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब उन्हें केवल पीसकर पाउडर बनाना था। ये आमतौर पर प्रक्रिया का सबसे कष्टदायक भाग होता था, क्योंकि पर्पल क्रीपर की पत्तियां हवा में जलन पैदा करने वाली धूल का दाद निकालती थी यदि उन्हें सामान्य मोटर और पेस्टल सेट से कुचला जाता। उन्होंने जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ी थी उनमें इससे निपटने की कई शानदार तरीके थी, जिनमें आमतौर पर महंगे उपकरण शामिल होते थे, लेकिन जोरियन के पास एक बहुत ही सरल समाधान था। उसने पत्तियों को कपड़े के एक थोड़े गीले टुकड़े में लपेटा, फिर पूरी चीज को चमड़े के एक टुकड़े में लपेटा, फिर परिणामी गांठ को तब तक हथौड़े से पीटा जब तक कि उसे कोई प्रतिरोध नहीं महसूस हुआ। जलन पैदा करने वाली धूल कपड़े के साथ जुड़ जाती और पत्ती के टुकड़े नहीं। पत्ती की धूल को 10 बूंद हनी और 1 चम्मच ऑब्लिया बेरी जूस के साथ मिलाने के बाद उसने पूरी चीज को हल्की आंच पर रखा और सामग्री को तब तक हिलाता रहा जब तक कि उनका रंग और कंसिस्टेंसी एक समान नहीं हो गई। फिर उसने कटोरे को आंच से हटा लिया और बैठ गया जब तक वो चीज ठंडी होने का इंतजार कर रहा था। वो बहुत प्रभावशाली काम था। उसके पीछे काफी स्त्री जैसी आवाज सुनाई दी, क्रीपर। चैप्टर 3 यहीं खत्म होता है, लेकिन इसके साथ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल शुरू होते हैं। जैक का असामान्य ग्रोथ, नियोलू और बाकी स्टूडेंट्स का अचानक बदल जाना, मेंटोर सिस्टम की राजनीति और जोरियन की बेचैनी, ये सब हिंट्स हैं कि एकेडमी में जो चल रहा है वो सिर्फ क्लासेस और एग्जाम्स तक सीमित नहीं है। अगला चैप्टर और भी ज्यादा परतें खोलेगा, जहां लूप, कंट्रोल और हिडन रूल्स धीरे धीरे सरफेस पर आने लगेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको जैक का बिहेवियर कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मदर ऑफ लर्निंग अभी बस शुरू हुई है। मिलते हैं पार्ट 3 में।